A very good morning to all of you, and once again I welcome you all to the GK Today platform. This is नुदात सना और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्योंकि आज सैटरडे है, एज यूजुअल वीकेंड पे हमारा रिवीजन वाला पार्ट नहीं रहेगा, उसकी जगह पे जो भी क्वेश्चंस हमारे छूट गए हैं पूरे वीक से उनको हम कवर करेंगे आज। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो कल की क्विज थी उसके आंसर्स क्विकली देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था, Recently, where has the central government approved a significant plan to enhance its defense capabilities by building the military airfield? कहाँ पे ये military airfields बनाए जा रहे हैं? ये आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, What is the theme of India Mobile Congress 2024? IMC 2024 के लिए हमने थीम क्या रखी थी? The future is now. Okay. Recently, where was the Center of Excellence on Classical and Quantum Communications for 6G inaugurated? इस सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है चेन्नई सिटी में। Which day is observed as the World Chess Day every year? Your answer is 20th of July. Ratapani Wildlife Sanctuary, recently seen in the news, is located in which Indian state? ये वाइल्ड सैंक्चुरी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, Which day is observed as National Income Tax Day every year? नेशनल इनकम टैक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 2010 से इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है नेशनल इनकम टैक्स डे को ऑन 24th ऑफ जुलाई। इसको इसी दिन हम क्यों मनाते हैं? टू कमेमोरेट द फर्स्ट इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स। किसने पहली बार इनकम टैक्स को इम्पोज किया था? इनका नाम है सर जेम्स विल्सन। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि इनकम टैक्स पहली बार किसने इंप्लीमेंट किया? तो सर जेम्स विल्सन ने कम किया था 1860 में। ठीक है, तो इस दिन इस बात के ऊपर हाईलाइट किया जाता है कि टाइमली टैक्स अपना पे करना कितना जरूरी है फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। और इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922 ने स्टैब्लिश किया था फ्रेमवर्क को फॉर डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में इसको कंसोलिडेट किया गया बाय द 1961 एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फिलहाल हमें बस ये याद रखना है कि नेशनल इनकम टैक्स डे होता है 24th ऑफ जुलाई को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है, आपको ये बताना है। आंसर इज बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, पर्पस यहाँ पे क्या है? जो भी कल्चरल हेरिटेज हैं 6.5 लाख विलेजेस के, उनको कैटलॉग करना इन अक्रॉस इंडिया। इस इनिशिएटिव में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस आर्टिस्ट का तैयार किया जाएगा, आर्ट फॉर्म्स का, और इसमें रिसोर्सेज होंगे ऑन द आईटी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? कल्चरल हेरिटेज अवेयरनेस को रेज करना, विलेज की जो भी कल्चरल प्रोफाइल हैं उनको मैप आउट करना, नेशनल आर्टिस्ट रजिस्टर को क्रिएट करना, और साथ ही इसके लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा फॉर कल्चरल एंगेजमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके अलावा आजकल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज भी अपनी एक स्कीम की वजह से न्यूज में है। कौन सी स्कीम है ये? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, EMPS। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने इसको लॉन्च किया था मार्च 2024 में, और पर्पस क्या था? इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन को एक्सेलरेट करना। और ये जो स्कीम है इसकी डेडलाइन क्या है? जुलाई 31, 2024। ठीक है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए का आउटले तैयार किया गया था। इस स्कीम में 2 व्हीलर्स को भी टारगेट किया गया था, साथ ही 3 व्हीलर्स को। 2 व्हीलर्स में जो भी प्राइवेट, कॉर्पोरेट और कमर्शियल व्हीलर्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया। और 3 व्हीलर्स में जैसे कि ई रिक्शा हो गए आपके, और कार्ट्स वगैरह, इनको भी इसमें शामिल किया गया। एलिजिबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर और रजिस्टर किया जाएगा विद इन द स्कीम्स वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, तो क्योंकि इसकी डेडलाइन बहुत करीब है इसी वजह से ये स्कीम न्यूज में आ गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो आजकल चर्चे में है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द MSME टीम इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज? MSME टीम इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? यहाँ पे टीम का फुल फॉर्म क्या है? टीम एक एक्रोनिम है और इसका फुल फॉर्म है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है अंडर द रैम्प स्कीम, और पर्पस क्या है? 5 लाख MSMEs को हेल्प करना, जिसमें से 2.5 लाख MSMEs जो है वो वुमेन होनी चाहिए। ठीक है,
और इनको हेल्प किया जाएगा कि वो ONDC प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो सकें। ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के तहत फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी कैटलॉग प्रिपरेशन के लिए, लॉजिस्टिक और पैकेजिंग के लिए, और अवेयरनेस वर्कशॉप भी कंडक्ट की जाएंगी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। जो सब स्कीम है वो कब तक रन करेगी? अंटिल मार्च 2027, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, MSME टीम इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? टू ऑनबोर्ड 5 लाख MSMEs ऑन द ONDC प्लेटफॉर्म, ओके। अब इसके अलावा डिजी पिन भी आजकल न्यूज में है। डिजी पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है एक्चुअली बीटा वर्जन डिजी पिन का, जो कि एक जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है, और इसको डेवलप किया है IIT हैदराबाद ने, ठीक है। तो डिजी पिन का पर्पस क्या है? एड्रेसिंग को सिंप्लीफाई करना फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज, जिसे कि एक जियो लोकेशन एड्रेसेस का तैयार किया जाएगा। ये जो सिस्टम है, इससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी इनहैंस होगी, इमरजेंसी रिस्पांस इजी होगा और लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये रॉबस्ट पिलर की तरह सर्व करेगा फॉर जियोस्पेशियल गवर्नेंस, और इसको यूज किया जा सकता है एज अ बेस लेयर फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम्स जहां पे एक्यूरेट एड्रेसिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर डिजी पिन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करना, ठीक है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ये मैकेनिज्म किसका है? वेरी ऑब्वियस आंसर इज ए ऑप्शन, यूरोपियन यूनियन। न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये बात नोट की गई है कि ये जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये पेरिस एग्रीमेंट की स्पिरिट के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो CBAM एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का टैरिफ होता है ऑन द कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट, जहां पे इंश्योर किया जाता है कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं वो पे किए जा रहे हैं फॉर देयर कार्बन एमिशंस। तो ये अलाइन करता है इनके कार्बन प्राइस को विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी यूरोपियन यूनियन के इंपोर्टर्स हैं उन्हें कार्बन सर्टिफिकेट मैंडेटरी तौर पे खरीदना होता है बेस्ड ऑन एम्बेडेड एमिशन, ठीक है। तो ये एनकरेज करता है क्लीनर प्रोडक्शन को ग्लोबली बाय प्राइसिंग द कार्बन एमिशन फेयरली, और इसका पर्पज है टू प्रिवेंट अंडरमाइनिंग द यूरोपियन यूनियंस क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस ऑर्गेनाइजेशन का है? योर आंसर इज यूरोपियन यूनियन। According to Union Budget 2024 to 25, how many industrial parks have been sanctioned under the National Industrial Corridor Development Program? तो यूनियन बजट में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इंडस्ट्रियल पार्क्स को सैंक्शन किया गया, आपको ये बताना है। तो इस साल के यूनियन बजट में 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई है अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और गवर्नमेंट डेवलप करेगी इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क्स को 100 सिटीज के आसपास, जहां पे इन्होंने पार्टनरशिप की है डिफरेंट स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर के साथ। इंडस्ट्रियल पार्क्स इसमें जो भी डेवलप हो रहे हैं उससे जाहिर सी बात है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी इससे एनहांस होगी, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 पार्क्स को स्टैब्लिश करने की बात हुई है। नेक्स्ट है, Which state recently launched a unique model for TB-free municipalities under the project स्वास्थ्य नगरम? कौन सा स्टेट है जिसने एक यूनिक मॉडल हाल ही में लॉन्च किया है TB फ्री म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अंडर द प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, तेलंगाना। तेलंगाना में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम को लॉन्च किया गया हैदराबाद सिटी में, जिससे कि TB फ्री म्यूनिसिपैलिटीज को क्रिएट किया जाए। इस इनिशिएटिव के तहत स्टेट ट्यूबरक्यूलोसिस सेल को इन्वॉल्व किया गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है, साथ ही इसमें डिफरेंट पार्टनर्स भी हैं लाइक WHO हो गया और USAID हो गया, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? TB इंसिडेंट्स या केसेस को रिड्यूस करना, साथ ही मोर्टेलिटी को कम करना बाय इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव TB केयर मॉडल इन अर्बन एरियाज अगले 3 सालों तक, और इसमें फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाएगी TB पेशेंट्स को, साथ ही फैमिली की काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव लिया है तेलंगाना स्टेट ने। यहाँ पे हम कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका भी आजकल न्यूज में है बिकॉज ऑफ इट्स कम्युनिटी नेम्ड एज पंचामसली लिंगायत्स। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। एक्चुअली ये सब कास्ट हैं कर्नाटका की लिंगायत कम्युनिटी की, और फिलहाल ये अपने आप को इंक्लूड कराना चाहते हैं कैटेगरी 2A में
ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस अपने बेटर रिजर्वेशन के लिए इन जॉब्स एंड एजुकेशन। ठीक है, तो जो भी कर्नाटका में ओबीसी कैटेगरीज हैं वो कैसी हैं, 2A है, 2B है और इसके अलावा 3A और 3B होती है, जहां पे जो 2A कैटेगरी है इसको मोस्ट बैकवर्ड क्लास माना जाता है। ठीक है, तो लिंगायत्स जो है वो 12th सेंचुरी रिफॉर्मर बसवन्ना के फॉलोअर्स हैं और बसवन्ना ने एडवोकेट किया था फॉर अ कास्टलेस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी और इनको जो है शैविट्स भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि पंचामसली लिंगायत्स जो आजकल चर्चे में है ये किस स्टेट की सब कम्युनिटी या सब कास्ट है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट। ओके, यहाँ पे यूनियन बजट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनियन बजट ने इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जहां पे बेसिक पर्पस क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये स्कीम जो है ये एक तरह का सैचुरेशन अप्रोच यूज करेगी टू टारगेट द ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जाएगा। फोकस यहाँ पे क्या है, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट। इसका प्लान है कि 63,000 विलेजेस को कवर करे और 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट पहुंचाए नेशन वाइड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो पर्पस इज टू इनहैंस द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फंडिंग हैज द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली एलोकेटेड फॉर द नामो ड्रोन दीदी स्कीम। नामो ड्रोन दीदी स्कीम के लिए कितनी फंडिंग तैयार की गई है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एलोकेट किए हैं 500 करोड़ रुपए फॉर दिस स्कीम। पर्पस यहाँ पे क्या है, ड्रोन्स प्रोवाइड करना टू 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इस इनिशिएटिव के तहत वुमेन को ट्रेन किया जाएगा कि वो ड्रोन पायलट बन सके और साथ ही फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा विद टास्क लाइक किस तरह से फर्टिलाइजर को स्प्रे करना है, सीड को सो करना है और क्रॉप को मॉनिटर करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है इसका पर्पस है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज बनाया जाए और प्रोडक्टिविटी को हम थोड़ा बूस्ट करें बाय सब्सिडाइजिंग अप टू 80% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट विच इज अप टू 8 लाख रुपीज पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 500 रुपए एलोकेट किए हैं फॉर द नामो ड्रोन दीदी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 कैंपेन। इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया, योर आंसर इज ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान कैंपेन, जिसके बाद 3.73 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट की जा रही हैं इन अलोंग द रिवर बैंक्स। इस इनिशिएटिव में कौन कौन से रिवर बैंक्स को टारगेट किया जा रहा है, गंगा, यमुना और हिंडन। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में ये इंक्लूड किया गया है कि डिफरेंट वेराइटीज ट्रीज और मेडिसिनल प्लांट्स की प्लांट की जाएंगी और ये सपोर्ट होता है बाय एन इंसेंटिव स्कीम जो कि फंड करेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, पर्पस क्या है, ग्रीन कवर को इनहांस करना और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को बढ़ाना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जल अभियान 2024 कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुपद टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये टेम्पल कहां पे लाई करता है, आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट। किस वजह से टेम्पल न्यूज में आया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि बिहार के 2 टेम्पल्स में कॉरिडोर प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे। पहला है विष्णुपद टेम्पल जो कि गया बिहार में लाई करता है और सेकंड टेम्पल यहाँ पे कौन सा है, महाबोधि टेम्पल। ठीक है, महाबोधि टेम्पल जो है ये बोध गया में लाई करता है बिहार स्टेट के। और विष्णुपद टेम्पल की बात करें तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को और ये बनवाया गया था 1787 में और इसकी हाइट टोटल है 100 फीट की और इसमें आपको 44 पिलर्स मिल जाएंगे। ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द फाल्गु रिवर। ठीक है, तो ये टेम्पल एक सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज साइट है स्पेशली ड्यूरिंग द पितृ पक्ष फॉर एंसेस्ट्रल रिचुअल्स। तो विष्णुपद टेम्पल की लोकेशन क्या है, योर आंसर इज बी ऑप्शन, बिहार। नेक्स्ट है, according to union budget 2024-25 how much funding has been allocated for the खेलो इंडिया इनिशिएटिव। खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए कितनी फंडिंग एलोकेट की गई है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 900 करोड़ रुपए। इस साल के यूनियन बजट में खेलो इंडिया इनिशिएटिव ने रिसीव किए हैं 900 करोड़ रुपीस और ये 20 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एलोकेशन, क्योंकि पिछले साल 880 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। ठीक है, तो खेलो इंडिया का फोकस है ग्रास रूट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और ये टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। लॉन्च किया गया था इसको 2018 में और बाद में इसको एक्सपैंड किया गया टू इंक्लूड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स एंड द पैरा गेम्स। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्टैब्लिश किए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में जिससे कि जो भी यंग एथलीट्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। तो इस साल के यूनियन बजट में खेलो इंडिया इनिशिएटिव के लिए 900 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं।
सिमिलरली इस साल के यूनियन बजट में पहली बार 2.55 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए। तो पहली बार है जब इतना ज्यादा अमाउंट दिया गया इनको, और इसी के साथ ये 5.85% का इंक्रीमेंट है अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो। और बावजूद इसके कि इसकी फंडिंग बढ़ाई गई है, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हाईलाइट किया गया कि जो सेफ्टी इनिशिएटिव्स हैं बहुत ही कम रहे, यानी कि उसमें बहुत लिमिटेड प्रोग्रेस देखा गया। और जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच है उसका डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था, और सिग्नलिंग सिस्टम भी ओवरहॉल हुई है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे। तो बस ये याद रखिएगा कि यूनियन बजट के सत्र में 2.55 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया के पासपोर्ट को पोजीशन मिली है 82nd, और इसी के साथ हमें वीजा फ्री एक्सेस मिलता है 58 कंट्रीज में, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं लाइक इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड थाईलैंड। टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री रही? ये कंट्री है सिंगापुर, और इसके पासपोर्ट से आपको वीजा फ्री एक्सेस मिलता है टोटल 195 कंट्रीज में। सेकेंड पोजीशन पे बहुत सारी कंट्रीज थी एक साथ, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान, ठीक है। ये सारी कंट्रीज सेकेंड पोजीशन पे रही और इनका एक्सेस है 192 डेस्टिनेशंस में। थर्ड पोजीशन पे भी बहुत सारी कंट्रीज ने एक साथ शेयर किया इस पोजीशन को, लाइक ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड स्वीडन। ये सारी जो कंट्रीज हैं थर्ड पे रही और इनका वीजा फ्री एक्सेस है टू 191 कंट्रीज। फोर्थ पोजीशन पे थी एक बार फिर से बहुत सारी कंट्रीज लाइक यूके, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और इसके अलावा डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये सारी कंट्रीज फोर्थ पे रही विथ एक्सेस इन 190 कंट्रीज, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? पहला क्वेश्चन तो 82nd। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी हेल्प से हम लोग कितने कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस दे सकते हैं? आंसर है 58। और फिर थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? योर आंसर इज सिंगापुर, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो अगर आप में से कोई इनको PDF फॉर्मेट में चाहता है अलॉन्ग विथ 10 अदर क्वेश्चंस, तो आप उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में विथ बाय पेइंग वेरी नॉमिनल फीस, ओके। चलिए फिर आपके क्विज पे चलेंगे, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.